आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी, प्रथम खंड, कला, विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों को हिंदी रचना के व्याकरण के अंश को बताने जा रहा हूँ। हिंदी रचना से व्याकरण से संबद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें कारक का भी पाठ्यक्रम में उल्लेख है। तदनुसार मैं आज कर्ता के ने चिन्ह का समुचित प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग ऐसा है जिसका थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए तो समुचित प्रयोग किया जा सकता है और अनधिकृत रूप से उसके प्रयोग से बचा जा सकता है। हमारे हिंदी व्याकरण में 3 काल हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे ध्यातव्य है कि वर्तमान काल और भविष्यत काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 66% वाक्यों में जो काल से संबद्ध हैं, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हो। जैसे 3 काल हैं, 3 काल 100% की यदि दृष्टि से देखा जाए तो 66% से अधिक होंगे। 2 कालों को मिला करके उनमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब रह जाता है एकमात्र भूतकाल। लेकिन भूतकाल में भी यदि देखा जाए तो सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो अकर्मक में प्रायः कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यद्यपि की क्रिया भूतकालीन होगी तब भी। भूतकाल के 6 भेद हैं। हे, आशा, संपो और अपूर्ण। हे आशा, संपो 5 भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके लिए एक सूत्र है, हे आशा संपु, जिसका अर्थ होगा हे यानी हेतु हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सा यानी सामान्य भूत, सम यानी संदिग्ध भूत और पू यानी पूर्ण भूत। अर्थात जो भूतकाल के 6 भेद हैं उसमें अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष अन्य 5 भूतकालीन क्रियाओं में यदि सकर्मक रहें तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी हे आशा संपो सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा।
हाँ, अपूर्ण भूत उसे कहते हैं जिसमें क्रिया पूरी नहीं हुई हो। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था या मैं खा रहा था कि क्रिया पूरी नहीं हुई है, वो क्रिया जारी है, इसलिए उसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में यदि अपूर्ण भूत काल की क्रिया हो, सकर्मक भी हो, तब भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तब होगा जैसे मैंने खा लिया है, मैंने खाया था, मैंने खाया होगा। यदि मैंने खाया होता तो अभी भूख नहीं लगती। मैंने खाया था, ऐसे ऐसे वाक्य ये सभी हे आसा संपू के ही हैं। हेतु हेतु बंध भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत और पूर्ण भूत। शेष रह गया अपूर्ण भूत, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि जो क्रिया अपूर्ण है, सकर्मक है, तब भी उसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। हमारे हिंदी व्याकरण में पूर्णतः अस्पष्टता है और शुद्ध हिंदी लेखन के लिए कर्ता के ने चिन्ह का समुचित प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। कहीं कहीं अज्ञानतावश या प्रयत्न लाघव के कारण या अर्धशिक्षित व्यक्तियों में संपर्क में आने के कारण अशुद्ध प्रयोग हो जाता है और बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो क्रिया अकर्मक है उसमें भी अपवाद स्वरूप कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे छींकना, खांसना, थूकना, फूंकना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। इनमें कर्म नहीं होता है, फिर भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। छींकना, थूकना, फूंकना, खांसना, नहाना इत्यादि ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, फिर भी इनमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खांसा, उसने थूका, उसने फूंका, उसने नहाया इत्यादि। ऐसा भी होता है कि एक शब्द के दो यदि पर्यायवाची है तो एक के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। जैसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध रचना है, कहानी है। उसने कहा था मैं कहना के साथ ने का प्रयोग है, यह उपयुक्त है, यह शुद्ध प्रयोग है। लेकिन कहने के अनुकरण के आधार पर ही यदि हम यह प्रयोग करते हैं, जैसे उसने बोला था, मैंने बोला था, यह अशुद्ध होगा।
बोलना के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग वर्जित है, कहना के साथ ने का प्रयोग उचित है। इसलिए इस पर ध्यान देना है कि ऐसे प्रसंग यदि आए तो उसमें सावधानी बरतनी होगी। खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जहां पर मजदूर ज़्यादा हैं, वे हिंदी, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कम करते हैं, नहीं जानते हैं, वहां पर कर्ता के नेशन का अशुद्ध प्रयोग आम बन गया है। हिंदी क्षेत्रों को यदि छोड़ दिया जाए, पटना, लखनऊ में तो कम प्रयोग मिलेंगे, इसलिए कि हिंदी प्रदेश की राजधानी है पटना और लखनऊ में। लेकिन यदि बेंगलुरु चला जाए, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम इत्यादि क्षेत्रों में जो बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, जो वहाँ की स्थानीय भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकते, तो उन फैक्ट्री के मालिकों के साथ जो उनकी वार्ता होती है उसमें अशुद्ध प्रयोग हो जाते हैं। इससे हमारे विद्यार्थियों को बचना होगा। अब यह देखना है कि कर्ता के ने चिन्ह के प्रयोग के लिए जो सकर्मक और अकर्मक का प्रश्न आता है, तो सकर्मक और अकर्मक में भेद क्या है? सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं हो। जैसे यदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग देखा जाए तो है कि कर्ता के लिए ने कर्म को कर्ण से ऐसे ऐसे संप्रदान, आपादान, अधिकरण इत्यादि में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग उपयुक्त माना गया है। अधिकरण के लिए में, पै, पर इत्यादि हैं। संबंध के लिए का, के, की, रा, रे, री इत्यादि हैं। अपादान के लिए से, जैसे संस्कृत में है वृक्षात पत्राः पतन्ति, उसको हिंदी में जब करते हैं तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिर रहे हैं या गिरते हैं। तो ऐसे प्रयोगों के लिए जहाँ पर कर्म है, जैसे राम ने रोटी खाई, तो रोटी यहाँ कर्म है, किसको खाया? तो रोटी को खाया। जहाँ पर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, क्या जहाँ पर जुड़ जाए और क्या का उत्तर मिल जाए, वह कर्म है। जैसे राम ने खाया, तो क्या खाया? रोटी खाई। तो उसके साथ तो ने का प्रयोग होगा, लेकिन अकर्मक में जहां पर इसका उत्तर नहीं मिले, क्या का उत्तर नहीं मिले, जैसे मैं गया, तो क्या गया का उत्तर नहीं है वहां। क्या खाया का तो उत्तर मिल जाता है, रोटी खाई, भात खाया इत्यादि।
लेकिन क्या गया का उत्तर नहीं है। इसलिए जो गया क्रिया है वह अकर्मक है। इसलिए यदि कोई कहता है कि मैंने गया था, तो वह अशुद्ध प्रयोग है। मैंने खाया था, मैंने लिया था, मैंने पाया था, इत्यादि जितनी क्रियाओं के साथ वाक्यों का प्रयोग हुआ है वे सभी उपयुक्त हैं, शुद्ध हैं। हमारे विद्यार्थी यह हृदयंगम कर लें कि हमको जब भी प्रयोग करना है कर्ता के ने चिन्ह का, तो सोच समझ करके करना है। पहली बात कि वर्तमान काल में और भविष्यत काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता ही नहीं है, कभी नहीं। क्रिया सकर्मक रहे या अकर्मक रहे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। मैंने जाऊंगा, मैंने खाऊंगा, ये अशुद्ध प्रयोग है। अब रह गई बात भूतकाल की, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। उन 6 भेदों में अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष 5 भूतों में ही कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा, और तब होगा जब क्रिया सकर्मक होगी। लेकिन यह अपवाद रहित नहीं है। कहीं कहीं ऐसा है कि क्रिया सकर्मक है लेकिन कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग वहां वर्जित है। भले ही उसके पर्यायवाची शब्द में उसका प्रयोग वैध है। जैसे मैंने कहा था कि उसने कहा था, उपयुक्त प्रयोग है, लेकिन उसने बोला था अशुद्ध प्रयोग है। इससे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। मैंने खाया था, मैंने पिया था के साथ मैंने बोला था नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा था सही प्रयोग है। इसी के अनुकूल यदि कुछ ऐसे शब्दों को ध्यान में रखा जाए जो हैं तो अकर्मक, लेकिन उनके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग परंपरागत रूप से हो रहा है, वह शुद्ध माना जा रहा है। जैसे खांसना, थूकना, फूंकना, छींकना और नहाना, ये सभी अकर्मक हैं, लेकिन इनके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अतएव विद्यार्थी शुद्ध हिंदी के प्रयोग के लिए कर्ता के ने चिन्ह पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसके चलते हमारी हिंदी भाषा सुदृढ़ होगी और शुद्ध होगी। इसी के अनुसार कहीं कहीं हमारे विद्यार्थी वाक्य शुद्धि में भी अशुद्धियां कर देते हैं। जैसे 5 अंक के प्रश्न ऐसे आते हैं
आपकी परीक्षाओं में जिनमें वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि के लिए निर्देश होता है। शब्द शुद्धि में वर्तनी की समस्या आ जाती है, किस ढंग से हम लिख रहे हैं, ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, तालव्य स को मूर्धन्य स, मूर्धन्य स की जगह पर दंत स, ऐसे ऐसे जहां प्रयोग होते हैं वहां पर तो शब्द शुद्धि का प्रश्न आता है, लेकिन जहां पर वाक्यगत अशुद्धियां आती हैं वहां पर विद्यार्थी हमारे कुछ असावधानीवश अशुद्ध प्रयोग कर्ता बन जाते हैं। तो अशुद्ध प्रयोग कर्ता से बचने के लिए उपाय है कि वाक्यों का सही प्रयोग करें। जैसे प्रश्न आता है कभी कभी, बेफजूल बातें न करें। फिजूल शब्द अरबी फारसी का है, उसके पहले बे नहीं लगता है। फिजूल का अर्थ ही है व्यर्थ। तो यदि बेफजूल कोई कहता है, बेफजूल कहता है, वह अशुद्ध प्रयोग है, इससे बचना चाहिए। इसी ढंग से बावजूद के बाद भी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भी हमारे हिंदी का है, यद्यपि जिसका होता है संस्कृत रूप, लेकिन अनुचित अनुकरण के कारण बावजूद के बाद भी का प्रयोग सुशिक्षित व्यक्ति भी करते हैं। जैसे गरीबी के बावजूद भी वह उच्च अधिकारी बन गया, यह बावजूद के बाद जो भी आया यह गलत है, इससे बचना चाहिए। और यदि इसको हिंदी में हम करते हैं कि निर्धनता के पश्चात भी वह उच्च अधिकारी बन गया, तो यह शुद्ध है। इसलिए जो विदेशज शब्द हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उनका समुचित प्रयोग होना चाहिए। इसी ढंग से जहां पर अनुवाद की समस्या आ जाती है, हिंदी के लिए महाविद्यालय है, अंग्रेजी में उसे कॉलेज कहते हैं। लेकिन यदि हम प्रयोग करते हैं कॉलेजों में शिक्षा ढंग से नहीं हो रही है, तो यह उचित नहीं है। वहां पर कॉलेजों का प्रयोग नहीं करें, महाविद्यालयों का प्रयोग करें। कॉलेज का कॉलेजों नहीं होगा, अंग्रेजी की दृष्टि से कॉलेजेज होगा। स्कूलों में जब स्कूल है तो उसका स्कूलों नहीं होगा, विद्यालयों में होगा। ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए। लोग मास्टर साहब कह देते हैं, ये उचित नहीं है। मास्टर हो गया अंग्रेजी, साहब हो गया अरबी फारसी, ये ऐसे उपयुक्त प्रयोग नहीं होंगे।
इसी दृष्टि से हमारे यहाँ 5 शब्द हैं जो जब भी प्रयुक्त होंगे वाक्य में तो पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कभी भी एक वचन में नहीं होंगे। और उसमें आता है आंसू, दर्शन, होश, अक्षत और प्राण। हमारे विद्यार्थी इसको पांडव के रूप में स्वीकार कर लें, यानी 5 ऐसे शब्द हैं कि जब भी प्रयुक्त होंगे तो पुल्लिंग बहुवचन में ही होंगे, न स्त्रीलिंग में होंगे न एक वचन में होंगे। और इससे संबद्ध कोई न कोई शब्द शुद्धि का वाक्य जरूर रहता है। परीक्षाओं में आप न हो विश्वास हो तो गत वर्षों का प्रश्न पत्र देख सकते हैं। जैसे उचित प्रयोग के लिए है कि आंसू शब्द के लिए आंसू गिर पड़े, आंसू बह गए, ये सही है। यहां पर पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग किया गया है। यदि कोई कहता है कि आंसू गिर गया, बड़ा बड़ा आंसू, ये उचित नहीं है, ये अशुद्ध प्रयोग है। इसी ढंग से होश उड़ गए, होश आ गए, होश आ गया नहीं होगा, वो गलत है। दर्शन, हमारे विद्यार्थी ध्यान दें, दर्शन और देखने में अंतर है। घर को देखा जाता है लेकिन माता पिता को देखा नहीं जाता है, माता पिता के दर्शन होते हैं, साधु के दर्शन होते हैं, अतिथि के दर्शन होते हैं। इसलिए जिस ढंग से हम देखने का प्रयोग करते हैं वैसे दर्शन के लिए प्रयोग नहीं करें। गुरु के दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, ये सही है। आपका दर्शन हुआ नहीं। उसी ढंग से प्राण, प्राण पुल्लिंग बहुवचन शब्द है। प्राण निकल गए, प्राण वापस आए, अक्षत, अक्षत मांगलिक अवसरों पर छींटे जाते हैं, पुल्लिंग बहुवचन, अक्षत छींटे गए। तो होश, आंसू, अक्षत, प्राण और दर्शन, ये 5 शब्द पुल्लिंग और बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कभी भी न एक वचन में और न स्त्रीलिंग में। इसलिए इनका समुचित प्रयोग करने के पहले इनको कंठस्थ करना जरूरी है। हम होश के लिए, अक्षत के लिए, दर्शन के लिए, प्राण के लिए और आंसू के लिए कभी भी एक वचन पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग नहीं करें।
हर बार पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग करें। हमारे विद्यार्थी लिंग निर्णय करने में असावधानी बरतते हैं। असावधानी क्या है? तो लंबा वाक्य कर देते हैं और जिसके चलते ह्रस्व दीर्घ की समस्या आ जाती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समस्या आ जाती है। आप 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु महेश जल थल आकाश का प्रयोग हृदय में कर सकते हैं। 1 2 3 प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी किसी भी वाक्य के प्रयोग के क्रम में यदि वह लिंग निर्णय के लिए है तो 3 शब्द के अतिरिक्त चौथा शब्द प्रयुक्त नहीं करें। 3 शब्दों में ही आप प्रश्न के सही उत्तर दे सकते हैं। अब जैसे दही शब्द है, अब दही के लिए कोई लंबा वाक्य बनाता है कि गाय का दही खाने पर मन तृप्त होता है, बहुत लंबा वाक्य है। इसलिए वहां पर 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु महेश पर ध्यान दीजिए, यानी दही उजला है, एक हो गया दही, दूसरा है उजला, तीसरा है यानी पुल्लिंग हो गया। उसी ढंग से यदि घी है तो घी के लिए हम प्रयोग करेंगे तो घी थोड़ा है यानी पुल्लिंग है। 1 2 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ऐसे यदि शब्द आते हैं तो कभी भी 3 शब्दों से अधिक का वाक्य प्रयुक्त नहीं करें। यदि आप करेंगे तो वाक्य अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अवश्य होगा। इस कारण सावधानी बरतनी चाहिए। इसी ढंग से दर्शन शब्द से प्रयोग करना है तो आपके दर्शन हुए, गुरु के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, ऐसे कभी कभी वाक्य प्रयोग करने में होता क्या है कि एक ही शब्द के 2 पर्यायवाची वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और विद्यार्थियों को शुद्ध करने के लिए दिया जाता है तो उसको शुद्ध नहीं कर पाते। जैसे शब्द केवल संकेत मात्र है, यह बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल का भी अर्थ वही है जो मात्र का अर्थ है। तो केवल और मात्र में से किसी एक को हटा देना है। जैसे शब्द केवल संकेत है, शब्द संकेत मात्र है, केवल को गायब कर दीजिए या मात्र को गायब कर दीजिए, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यदि दोनों एक साथ रहेंगे तो अशुद्ध हो गया। इसी ढंग से वाक्य आता है, उनकी सौभाग्य पुत्री का विवाह होने वाला है। जब सौभाग्यवती है तो विवाह क्या हो?
विवाह के पहले कोई भी कन्या आयुष्मती रहती है, विवाह के बाद सौभाग्यवती होती है। इसलिए जब भी वाक्य प्रयोग हो तो उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने वाला है, और जिस दिन विवाह हो जाएगा उसके बाद वह सौभाग्यवती हो जाएगी। ऐसे ही जहां पर स्त्री और पुरुष, देवी और देवता, या एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो, वहां पर क्रिया बहुवचन पुल्लिंग हो, यानी जहां पर स्त्री पुरुष हो, पति पत्नी हो, देवी देवता हो, या एक शब्द पुल्लिंग हो दूसरा स्त्रीलिंग हो और दोनों कर्ता हों, तो जो क्रिया होगी वह पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे माता पिता आते हैं, माता पिता जाते हैं, शिव पार्वती आते हैं, सीताराम जाते हैं। और यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती है नहीं होगा, इसलिए कि बकरी स्त्रीलिंग है, बाघ पुल्लिंग है। नियम है कि एक स्त्रीवाची रहे दूसरा पुरुषवाची रहे तो क्रिया बहुवचन की होगी लेकिन पुल्लिंग होगी। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, शंकर और पार्वती पूजे गए, राधा और कृष्ण आते हैं। इस दृष्टि से हमारे विद्यार्थी या हृदयंगम कर लें कि हमको अशुद्ध प्रयोग से बचना है, और ये इस अशुद्ध प्रयोग से बचने के लिए शुद्ध प्रयोग की आदत डालनी होगी। जो आप्त पुरुष हैं, विज्ञ पुरुष हैं, जानकार हैं, उनके साथ वार्तालाप करें, आपकी हिंदी सुधर जाएगी। जैसे एक सामान्य वाक्य है, अनाधिकार प्रवेश न करें, वह अशुद्ध है। अनाधिकार नहीं है, अनधिकार। ना नहीं है वहां न है। इसलिए ऐसी ऐसी वर्तनियों से, जो अशुद्ध वर्तनियां हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। हमारी हिंदी सुदृढ़ होगी, शुद्ध होगी, उपयुक्त होगी, और इसके लिए विद्यार्थियों को खास रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही जहां पर
अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि क्रिया भी उसके अनुकूल हो जाए तो उपयुक्तता बढ़ जाती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिनिष्ठित हिंदी, विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। वे अंग्रेजी या अरबी फारसी के शब्दों से बचते थे, लेकिन वही जब व्यंग करना होता था तो अरबी फारसी शब्दों से युक्त वाक्य का वे प्रयोग जानबूझकर करते थे। जैसे यही कारण है कि सलाम साधक लोग अर्दलियों से हाकिमों का मिजाज पूछ लिया करते हैं। यहां पर जितने शब्द आए अधिकांश अरबी फारसी के हैं। सलाम साधक यानी रिश्वत देने वाले, हाकिम यानी ऑफिसर या पदाधिकारी, मिजाज यानी मस्तिष्क, अर्दली यानी नौकर। तो ऐसे जहां पर आएंगे वहां पर हमें शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना है। यदि अरबी फारसी के शब्द हैं हमारे दौलत खाना में आप आइए, उचित नहीं है। अपने घर के लिए दौलत खाना मत कहिए, गरीब खाना कहिए। मेरे गरीब खाने में तशरीफ रखिए। जब गरीब खाना किए तो बैठिए नहीं किए करें, उचित नहीं लगता। मेरे गरीब खाने में तशरीफ रखिए, या मेरी कुटिया में आप विश्राम कीजिए, बैठिए। ऐसे शब्द हम यदि प्रयुक्त करते हैं तो हमारी हिंदी शुद्ध होगी, हमारी भाषा शुद्ध होगी और हमें अधिक से अधिक अंक मिल जाएंगे। इसलिए मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं कि आप व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को शुद्ध रूप में लिखें, वाक्यों को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करें, और जहां पर आपको वाक्यगत दोष या शब्दगत दोष की आशंका हो वहां पर शब्द के लिए उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करें। जैसे आग स्त्रीलिंग है, पावक पुल्लिंग है, तो आग का प्रयोग हम बार बार कहते हैं। तो यदि हमारे बीच अग्नि के लिए प्रयोग करना है तो जिसका लिंग निर्णय हम पता है उसी का करें। हवा स्त्रीलिंग है, पवन पुल्लिंग है, और पवन के बारे हम नहीं जान रहे हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम हवा का ही प्रयोग करें। नेत्र
नेत्र पुल्लिंग है, आंख स्त्रीलिंग है और नेत्र के बारे में हमें पता नहीं तो हम आंख का ही प्रयोग करेंगे। आंख बड़ी है, आंख छोटी है। इस दृष्टि से अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए सावधानी जरूरी है और इस सावधानी का आप प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक अंक ला देंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने निर्देश जारी किया है कि घर में रहें लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करें। हम लोग घर से ही अध्यापन कर रहे हैं, विद्यार्थी इसका श्रवण करें, इसको अपने मोबाइल से बार बार सुनने का प्रयास करें। आपकी भाषा शुद्ध होगी और आपको अधिक अंक मिलेंगे। धन्यवाद।